हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर हम आ चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 2 एंड लास्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया गया था बाकायदा डिटेल में। और ये जो पार्ट 2 जो अंतिम इंस्टॉलमेंट है इस पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से, एंड होगा क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को अभी भी नहीं चेक करा है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार जाकर के पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। सारा टॉपिक वाइज डिटेल्ड लेक्चर आपको मिल जाएगा जमे हुए फॉर्मेट में, उसके बाद एमसीक्यूज, एमआईक्यूज सब आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसमें कहानी को शुरुआत देते हैं, लेकर के आते हैं आपको। इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर काफी थ्योरेटिकल सवाल है। कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर? ठीक है, थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर। ठीक है, तो भाई यहां पे एक बात समझ जाए, इसमें पूछा है कि ऐसे सिनेरियो में क्या बर्नौलीज इक्वेशन को यूज किया जा सकता है। रैपिड मतलब टर्बुलेंट फ्लो इन अ रिवर, तो आप समझ जाएं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है ना वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए डिफाइंड है नहीं। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन जो होते हैं ना, दीज आर बेसिकली वैलिड ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अब इसके आंसर में क्या लिख देंगे? नो बर्नौलीज, नो बर्नौलीज इक्वेशंस cannot be used, Bernoulli's equations cannot be used to describe the flow of water, through a rapid in river, इसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन रिवर को डिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज जो बर्नौलीज प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बर्नौलीज इक्वेशंस होती है ना, दीज आर वैलिड ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, दिस इज बिकॉज द बर्नौलीज इक्वेशन, जो बर्नौली इक्वेशन होती है ना, वो सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए वैलिड है, लेकिन जो रैपिड रिवर फ्लो हो रहा है ना, वहां पर बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर वैलिड नहीं है। दिस इज बिकॉज द बर्नौलीज इक्वेशंस इज वैलिड ओनली फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ओनली फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। और इस गिवन क्वेश्चन में जो फ्लो है ना, दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन द फ्लो इज turbulent flow. In this question the flow is a turbulent flow. मेरे ख्याल से अब आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जो है वो सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उससे पहले जरा आप ध्यान रखें कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है, 3 तरह के फ्लो ऑफ लिक्विड होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है, इस पर भी आप लोग के सामने डेडिकेटेड लेक्चर आ चुका है प्लेलिस्ट के अंदर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो की जब आप बात करेंगे ना, तो फ्लो के दरअसल क्या होते हैं ना कि 3 तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड के फ्लो के जो टाइप्स होते हैं वो 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड,
पहला होता है सर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन होता है ना, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट से लिक्विड का हर पार्टिकल पास करेगा विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। दूसरा होता है लैमिनार फ्लो। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो ही है लेकिन लेयर्स में, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड। और तीसरा जो कोई पैटर्न नहीं है, डिसऑर्डर्ड मैनर में फ्लो करता है, इसे कहा जाता है सर टर्बुलेंट फ्लो। इसे कहा जाता है सर टर्बुलेंट फ्लो। और क्या होता है ना, ये टाइप ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए ना एक रेनॉल्ड नंबर नामक वस्तु की सहायता ली गई थी, ठीक है। मैं आपको जरा बता दूं कि व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर आपको बताता है कि भाई किस रेंज से किस रेंज तक किस तरह का फ्लो होगा, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर जिसको अपन n सबस्क्रिप्ट r से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अब ये रेनॉल्ड नंबर में कहानी क्या होती है, जरा इस पे अच्छे से गौर करते हुए चलेगा, इसका सिनेरियो जरा समझना, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर जो है ना, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन मान ले 2000 से छोटी है, ठीक है। तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है, 2000 छोटी है, तो ये वाला जो फ्लो होता है ना, ये स्ट्रीम लाइन या फिर लैमिनार फ्लो होता है, ठीक है। ये आप लोग को आ रहा है कुछ कुछ याद, या तो स्ट्रीम लाइन या फिर लैमिनार फ्लो बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा रेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो गया ना कि रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है, रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है, मान लिया अगर वो 3000 से बड़ी है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 3000 से बड़ी हो गई ना, तो ये जो फ्लो अब डेवलप हुआ है इसे कहा जाएगा सर टर्बुलेंट फ्लो। इस फ्लो को नाम देंगे अपन क्या सर, टर्बुलेंट फ्लो का नाम देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगला वाला केस होता है उसमें क्या होता है कि जो रेनॉल्ड नंबर है, अगला वाला जो केस है उसमें क्या है, रेनॉल्ड नंबर जो है उसकी वैल्यू 2000 से तो ऊपर है लेकिन 3000 के नीचे, ठीक है। तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से बड़ी है और 3000 के नीचे, तो इसको फिर अपन कहते हैं अनस्टेबल फ्लो। ये जिस तरह का फ्लो है ना, इस फ्लो को कहा जाएगा सर अनस्टेबल फ्लो। और अनस्टेबल फ्लो में क्या होता है कि लिक्विड का जो फ्लो है ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन या लैमिनर इनटू टर्बुलेंट, ठीक है। अनस्टेबल फ्लो दैट इज चेंजिंग फ्रॉम, यहां पे जो लिक्विड का फ्लो है ना, दिस इज बेसिकली चेंजिंग फ्रॉम, यहां पे जो लिक्विड का फ्लो है ना, दिस इज बेसिकली चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, ठीक है। यहां पर जो लिक्विड का फ्लो है ना, दिस इज बेसिकली चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। बोलो हाँ कि ना, पक्का। तो रेनॉल्ड नंबर में एक सिनेरियो ये वाला हो जाएगा, एक सिनेरियो ये वाला हो जाएगा और एक सिनेरियो ये वाला हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों बातें अच्छे से, बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होंगी। तो बनता ही है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद जरा जल्दी से जो यहां पर मैंने आंसर लिखा था इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। पक्का, यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। Does it matter if one uses gauge instead of absolute pressure in applying the Bernoulli's equation, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये मेक श्योर करना है कि जिन दो पॉइंट्स पे आप बर्नौलीज इक्वेशंस को लगा रहे हैं ना, उन दोनों पॉइंट्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे कि नो इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर whether you are using gauge pressure or absolute pressure, given that there is a significant difference, there is a significant difference in pressure, ठीक है। given that there is a significant pressure difference, given that there is a significant pressure difference, given that there is a significant pressure difference between the 2 points, between the 2 points, इसको मैं अभी एक्सप्रेशन वाइज भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट विच बर्नौलीज इक्वेशंस, एट विच द बर्नौलीज इक्वेशंस आर टू बी यूज्ड,
at which the Bernoulli's equations are to be used. Equations are to be used. आ गई बात समझ? आ गई क्या बात समझ? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, जो प्रेशर डिफरेंस, जो गॉस प्रेशर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, P माइनस पी ए। आई बात समझ? और ये भी किसके बराबर हो जाएगा सर, एच रो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस इन द प्रेशर है ना, इसे कहा जाता है गॉस प्रेशर, ठीक है। ये जो डिफरेंस इन द प्रेशर है ना, इसे कहा जाता है गॉस प्रेशर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सिग्निफिकेंट प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, तो अगर P की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा होगी, तो फिर ये डिफरेंस ही नहीं आता, तो फिर ये मैटर ही नहीं करेगा कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर रहे हो या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हो, ठीक है। मतलब उसके रिस्पेक्ट गॉज प्रेशर मेजर कर रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो PA लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो PA लिखा है ना, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है सर, PA का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो अगर इसकी बात की जाए तो आप समझते हैं कि है तो प्रेशर ही ना, है तो इवेंचुअली प्रेशर ही ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाहो तो आप इसमें एक्सप्रेस कर दो, चाहो तो आप इसको पास्कल्स में एक्सप्रेस कर दो, 1.013 10⁵ पास्कल्स में एक्सप्रेस कर दो। आ गई ये वाली बात समझ में? पक्का? तो दैट डजंट मैटर कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर रहे हो या फिर एटमॉस्फेयर या फिर गॉज प्रेशर मेजर कर रहे हो, बट द थिंग इज दिस कि जो प्रेशर डिफरेंस है ना, दैट शुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में? प्रेशर डिफरेंस जो है ना, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो एक काम करना, आप ना अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए तो लिख ही लेंगे, लेकिन उससे पहले जो अपना पूरा प्रॉपर आंसर होगा ना कि भाई नहीं कोई डिफरेंस नहीं आता है। इसमें कहा था ना कि डज इट मैटर इफ वन यूजेस गॉज, तो बोलना कि नहीं, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर यूजिंग गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। आगे बात समझ? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब इस चीज को सपोर्ट करने के लिए यू कैन ऑब्वियसली गिव दिस पर्टिकुलर सपोर्ट टू योर स्टेटमेंट, ठीक है। इसके लिए भी मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर सकें। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। चलिए सर, ओके, डन 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 डन। अब बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ग्लिसरीन फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब जिसका लेंथ कितना है सर, 1.5 मीटर उसकी लेंथ है, ओके, और रेडियस है इसकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स को इनटू मीटर्स। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड एट द वन एंड इज दिस मच किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब दिस इज द रेट ऑफ द मास, ठीक है। कितना मास कलेक्ट किया जा रहा है पर सेकेंड, वो आपको यहां पर बकायदा गिवन है, कितना मास कलेक्ट किया जा रहा है पर सेकेंड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब के दोनों एंड्स के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस होगा आपको वो निकालना है। उसके बाद क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन गिवन है एज 1.3 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये गिवन है। और विस्कोसिटी है ग्लिसरीन का 0.83 पास्कल सेकेंड, ठीक है। विस्कोसिटी आप समझते हैं ना, ईटा, इसका फॉर्मूला कहां से आया था सर, फुलवा से इसका फॉर्मूला आ चुका था। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलेंगे। अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो लिख दो। लिख दिया? चलो आ जाओ, वीडियो को प्ले करो। ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml-1 t-1। भाई बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनका ना डायमेंशनली आपको डेरिवेशन करना पड़ता है, जैसे कि स्टोक्स लॉ हो गया, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इन सब चीजों का जो फॉर्मूला निकाला गया है ना, वो निकाला गया है डायमेंशनली, और उसके अंदर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोले तो ईटा का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ा था। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू भी गिवन है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, अच्छा, यू मे ऑल्सो लाइक टू चेक इफ द अजम्पशन ऑफ लैमिनार फ्लो इन द ट्यूब इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। उसके लिए अपन रेनॉल्ड नंबर चेक कर लेंगे। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आ गई, मतलब स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार फ्लो है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 को क्रॉस कर गई, मतलब पक्की बात है कि टर्बुलेंट फ्लो है। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में कहीं पे अटक गई, मतलब अनस्टेबल फ्लो है। यहां पर जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो दरअसल चेंज हो रहा है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो इनटू टर्बुलेंट फ्लो। आई बात समझ में? तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस सवाल को सेल्फ ट्राई करें, जो भी आंसर आ जाए
वो इत्मीनान से अपने सही नाम के साथ साथ कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना। बन गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है, सवाल के ऊपर है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जल्द एक बार सेल्फ ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या लगता है कौन सा लॉ इसमें यूज होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब जरा ना यहाँ से क्वेश्चन को देख करके यहाँ से अपन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब जिसका लेंथ कितना है सर 1.5 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो ट्यूब जो है ना उसकी लेंथ कितनी है सर 1.5 मीटर है। ये बना दिया अपन ने ट्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और इसकी जो लेंथ है ना वो लेंथ है अपने पास में एज जस्ट 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद कुछ गिवन है कि उसके अंदर, और रेडियस है सर इसका कितना 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेडियस अपन लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। बिकॉज हम लोग को सब कुछ ऐसा यूनिट में ही लेकर के चलना है। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड एट वन एंड इज 4 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर सेकेंड, इसका मतलब एक सेकेंड में 4 10 टू द पावर -3 किलोग्राम का जो ग्लिसरीन है ना वो वहां पे ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है, रिसीव किया जा रहा है। तो अपन क्या कर देंगे इसमें, मास पर सेकंड कितना आ चुका है 4 10 टू द पावर -3। ओके सर, इसको अपन लिख देते हैं कि मास पर सेकंड, मास ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकंड, मास ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड, ये कितना मास पर सेकेंड रिट्रीव किया गया, तो 4.0 था ना यस सर, 4 10 टू द पावर -3, 4 10 टू द पावर -3, तो मास पर सेकेंड था तो किलोग्राम पर सेकेंड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज गिवन थी, ये तो अपने पास हो चुका है। उसके बाद डेंसिटी है 1.3 10 टू द पावर 3, तो फिर डेंसिटी अपने पास कितना है, डेंसिटी मतलब रो। पहली बात तो ये मास था तो अपन ने m लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी कितना अपने पास में 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद और कुछ गिवन था कि यहाँ पे, और सर एक विस्कोसिटी गिवन अपने पास कितना, वो भी SI में ही गिवन है 0.83, ठीक है। तो विस्कोसिटी गिवन अपने पास कितना 0.83। अब उसके बाद अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस। जरा सवाल पे गौर करें, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो भाई प्रेशर डिफरेंस जब निकालना होता है ना, तो भाई साहब यहाँ का प्रेशर P1 मान लीजिए, यहाँ का प्रेशर P2 मान लीजिए, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है अपने पास P1 माइनस P2, ठीक है। बिकॉज लिक्विड फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर लिक्विड आगे मूव कर रहा है, ग्लिसरीन अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली सर एंट्री वाले पे प्रेशर ज्यादा रहा होगा और एग्जिट वाले पर जो प्रेशर है ना वो जरा सा कम रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिनेरियो में जब आपको निकालना होता है ना प्रेशर डिफरेंस, स्पेसिफिकली जब निकालना होता है प्रेशर डिफरेंस, तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना वो होगा पॉइजलीज फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे अब जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो होने वाला है सर पॉइजली फॉर्मूला। बोले हाँ कि ना, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा चमक रहा है कुछ, सर ये पॉइजलीज फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई इसमें ना आप बात करते हैं वॉल्यूम पर सेकंड की, ठीक है। यहाँ पे V जो होता है ना, पहली बात तो V होता है सर वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। V क्या होता है सर, V होता है वॉल्यूम पर सेकंड। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, देखो तुम लोग को याद तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, और अगर नहीं याद आए तो मैं चाहूंगा एक बार जरा, अगर तुमने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है तो भाई गलती कर दी, जाके देख लेना, बिकॉज है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके छपे हुए सवाल आप मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर वॉल्यूम पर सेकंड का ही जिक्र होता है पॉइजलीज फॉर्मूले के अंदर। अब डेंसिटी क्या होता है सर, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो जब वॉल्यूम पर सेकंड की बात होगी ना, तो आप यहां पे क्या कर देंगे, m को अपन ले लेते हैं पहले, अगर वॉल्यूम पर सेकंड चाहिए तो मास भी अपन लेके चलेंगे पर सेकंड, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। नाउ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो फिर यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम पर सेकंड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम पर सेकंड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, मास पर सेकंड अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, डेंसिटी। मास पर सेकंड और नीचे क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम पर सेकंड,
व्हाट इज द वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब वी से ही करेंगे तो याद रखो कि वी का मतलब सिर्फ वॉल्यूम नहीं है सर, वी का मतलब है वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। तो मास पर सेकेंड अपॉन डेंसिटी, व्हाट इज द मास, तो सर मास है 4 × 10⁻³ पर सेकेंड है, रेट ऑफ मास है, सिर्फ मास नहीं है, ये मास का रेट है, मतलब मास पर सेकेंड की यहां पर आपसे बात की जा रही है, ठीक है। तो डेंसिटी हो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम पर सेकेंड हो गया मास पर सेकेंड अपॉन डेंसिटी कितना सर, तो डेंसिटी अपने पास 1.3 × 10⁻³ 1.3 और 10⁻³, दिस इज द वॉल्यूम पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम पर सेकेंड इज 4/1.3 और 10⁻, कहानी पहुंच जाएगी 6 तक, और वॉल्यूम पर सेकेंड था तो मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ के रखा है, अब आपसे यह पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, वही था ना पूछा हुआ, यस सर, अरे ऊपर मैंने बस P1 P2 लिख दिया, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस आपसे पूछ के रखा हुआ है, यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए अब एक काम करेंगे, पॉइसडीज फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन थे, जो कन्वर्जन था, मेरे ख्याल से वो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर अपन उसको सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलो हाँ कि ना, यस सर पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। चलिए अब जरा गौर करते हुए चलेगा, इन अकॉर्डेंस विथ पॉइसडीज फॉर्मूला होता क्या, तो इन अकॉर्डेंस with Poiseuille's formula, Poiseuille के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इन अकॉर्डेंस विथ Poiseuille's formula, वॉल्यूम पर सेकेंड का फॉर्मूला कितना आता है सर अपने पास में, वॉल्यूम पर सेकेंड इज π/8 आया कुछ याद, तो वॉल्यूम पर सेकेंड इज π/8 PR⁴ अपॉन नीचे कितना आ जाएगा सर, ईटा इंटू एल आ जाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जब निकालेंगे अपन प्रेशर डिफरेंस, यहां से प्रेशर डिफरेंस, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा 8 ईटा एल, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस निकालना था, P निकालना था, 8 ईटा एल और V अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, P निकालना था अपने को, तो R⁴ और नीचे आ जाएगा क्या अपने पास ईटा नहीं पाई, यहाँ पे P निकाला तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा R⁴ अपॉन नीचे आ जाएगा पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब बस सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देना, कहानी हो जाएगी 8 इंटू, उसके बाद जरा अपन आते हैं ईटा के ऊपर, ठीक है। तो ईटा अपन निकाल चुके हैं, क्या ईटा गिवन था हमें एज सच, तो ईटा की वैल्यू अपने पास कितनी थी सर, ईटा वाज नथिंग बट 0.83 पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो पूरा SI यूनिट्स में ही गिवन है, तो 0.83 अपन लेके चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 हो गया टाइम्स ईटा मतलब 0.83 हो गया। उसके बाद व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो सर लेंथ ऑफ द ट्यूब वाज बेसिकली 1.5 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्यूब वाज बेसिकली नथिंग बट 1.5 मीटर। देख लें यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब वाज 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद और कुछ था क्या, यहाँ पे v जो है ना, इसको वेलोसिटी समझने की भूल बिल्कुल मत करना, दिस v इज नॉट द वेलोसिटी, दिस v इज द वॉल्यूम पर सेकेंड, और वॉल्यूम पर सेकेंड ही हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे एज 4/1.3 10⁻⁶, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, पर सेकेंड मतलब फिर नीचे सेकेंड, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अपन एक काम करते हैं ना, वॉल्यूम पर सेकेंड के लिए अपने पास कितना आंसर आ गया था, 4/1.3 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज द वॉल्यूम पर सेकेंड, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, R⁴ और इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है। तो R का मतलब क्या होता है, रेडियस, और व्हाट वाज द रेडियस, तो सर रेडियस अपने पास में सिर्फ और सिर्फ कितना है सर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10⁻⁻4, ठीक है, रेडियस अपने पास कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2, माफ कीजिएगा सेंटी था ना, तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 इसकी पावर 4 है, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या आएगा, पाई आएगा, तो पाई का मतलब क्या हो जाएगा सर 3.14, पाई का मतलब क्या हो जाएगा सर, पाई का मतलब हो जाएगा 3.14, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर यहां तक का फंडा जो है ना वो सुप्रीम तरह से क्लियर है। और जब ऐसे आप इसको पूरा फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 975.37 पास्कल आता है, ठीक है। आया समझ के नहीं आया,
आया समझ के नहीं आया भाई, तो मुझे जरा ध्यान देना, मैं तुमसे क्या बोलने वाला था। मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपका फोकस अप्रोच पे होना चाहिए। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं और ऑलमोस्ट हर एनसीईआरटी सॉल्यूशन के वीडियो में कहता हूं कि आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि आप पाई जैसे क्वांटिटी का क्यूब कितने जल्दी निकाल सकते हैं, नहीं 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 नहीं, वो चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। आपको बस अप्रोच पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन के सोल्यूशन की अप्रोच क्या होती है। बिकॉज एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जो नंबर्स होते हैं वो काफी पेचीदा नंबर्स होते हैं। तो अप्रोच अगर आपके पकड़ में आ गई है ना, तो आप फिर इस बात से बेफिक्र हो जाइए, फिर आप सीधे अल्टीमेट आंसर जो है ना उस पर फोकस किया करिए, ठीक है। तो फोकस ऑन द अप्रोच, फोकस ऑन द अल्टीमेट आंसर, नॉट ऑन द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट में खास तौर से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान कैलकुलेशंस के पार्ट में आपको रुकने की, अटकने की, फंसने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब लगाया करो तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ लगाया करो कि सवाल का पैटर्न क्या है, क्या मैं वो समझ पा रहा हूं, सॉल्यूशन के जो इनिशियल स्टेप्स हैं और जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं क्या मेरे को वो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, बस उसी पर फोकस करना है आपको, कैलकुलेशंस में अटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे मेरी बात समझ? यस सर। तो ये रहेगा इसका अपने पास में आंसर 975.37, ठीक है। और मैं तुमको बता दूं, जब तुम्हारे मेन एग्जाम्स होते हैं ना, कंपटीशन वाले एग्जाम्स हो, स्कूल लेवल एग्जाम्स हो, उसमें ना अप्रोच होती है, उस पर मार्क्स मिलते हैं। और दूसरी बात, कैलकुलेशन इतना ट्रिकी नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बोल रहा है कि 3.787 है, उसका तुम क्यूब पे क्यूब करे जा रहे हो और तुम उसी में अपना टाइम लगाए जा रहे हो, तो दैट इज नॉट अ स्मार्ट वर्क। आप समझ रहे हो मेरी बात? पक्की बात है। तो कैलकुलेशंस में तुम्हें अभी भी उलझने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस शुड बी ऑन द अप्रोच, नॉट ऑन द कैलकुलेशंस, ठीक है। अब एक काम करेंगे, आप पहले इसका जो आप सवाल का स्क्रीनशॉट लेना शुरू करेंगे ना, इसके आंसर का जो आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू करेंगे ना, वो आप यहां से शुरू करेंगे। आई मेरी बात समझ? स्क्रीनशॉट लेना जो आप शुरू करेंगे वो आप यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद वॉल्यूम पर सेकंड क्यों निकाला, वही तो मेन चीज थी। आपको वॉल्यूम पर सेकंड ही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, बिकॉज आप यहां पे अप्लाई क्या करने वाले थे, पॉइसलीज फॉर्मूला। और पॉइसलीज फॉर्मूले के अंदर जो v नाम की वस्तु है ना, दैट इज नॉट वेलोसिटी, दैट v इज नथिंग बट वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। इसलिए निकालना पड़ा वॉल्यूम पर सेकंड। और फिर उसके बाद में ये रहेगा अपने पास में इसका पूरा अल्टीमेट आंसर। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है पॉइसलीज फॉर्मूले का, ठीक है। निपटा दें इसको। बिल्कुल सर, ठीक है। क्वेश्चन वाज ऑल डन फॉर यू। अब आप एक काम करेंगे, अब आप आएंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। इन अ टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल, द फ्लो स्पीड्स ऑन द अपर एंड द लोअर सर्फेसेस ऑफ द विंग आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, फ्लो स्पीड ऑन द अपर फेस को अपन v1 बोल देंगे। फ्लो स्पीड on the upper face, इसको अपन बोल देंगे v1, और वहीं पे फ्लो स्पीड ऑन द लोअर फेस को v2 बोल देंगे। फ्लो स्पीड ऑन द लोअर फेस को अपन क्या बोल देंगे, v2 बोल देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास में, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑन द अपर फेस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, प्रेशर ऑन द अपर फेस, pressure on the upper face of the wings, उसको अपन P1 बोल देंगे, और प्रेशर ऑन द लोअर फेस ऑफ द विंग्स को P2 बोल देंगे, ठीक है। प्रेशर ऑन द लोअर फेस ऑफ द विंग्स को P2 बोल देंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, हाइट तो सेम ही रहेगी यार, अपर फेस लोअर फेस की हाइट में क्या डिफरेंस है, हाइट तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द फ्लो स्पीड ऑन द अपर फेस यार, तो फ्लो स्पीड ऑन द अपर फेस है 70 मीटर पर सेकंड, और जो लोअर वाले पे है वो है सर 63 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको कर दीजिएगा 70 मीटर पर सेकंड, और इसको अपन कर देंगे 63 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई लिफ्ट ऑन द विंग्स निकालना है। अब जरा एक बात पे आप गौर करते हुए चलेगा, ये P1 P2 फिलहाल तो गिवन नहीं है, बट द थिंग इज दिस कि लिफ्ट ऑन द विंग्स निकालना है। तो लिफ्ट ऑन द विंग्स का मतलब होता है फोर्स, कितना लिफ्ट मिल रहा है मतलब कितना फोर्स मिल रहा है। तो लिफ्ट ऑन द विंग्स
कितना लिफ्ट मिल रहा है मतलब कितना फोर्स मिल रहा है। लिफ्ट ऑन द विंग्स मतलब बेसिकली क्या होता है सर, फोर्स होता है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, यहाँ देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे प्रेशर मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस मैटर करेगा, ठीक है। तो प्रेशर बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो सिंस फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। सिंस फोर्स बेसिकली क्या होता है सर, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया हो जाता है, ठीक है। और सवाल में ना आपको एक और चीज गिवन है, सवाल में आपको एक और चीज गिवन है, एरिया भी गिवन था। एरिया वाज मेरे ख्याल से 2.5 मीटर स्क्वायर, एरिया वाज मेरे ख्याल से 2.5 मीटर स्क्वायर। एक बार जरा चेक कर लें क्या एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर ही था ना, यस सर 2.5 मीटर स्क्वायर था। तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ पे फोर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है अपर लिफ्ट। तो लिफ्ट इज इक्वल्स टू, आप प्रेशर की जगह पे प्रेशर डिफरेंस लीजिएगा, ठीक है। आप प्रेशर की जगह पे क्या लीजिएगा सर, प्रेशर डिफरेंस लीजिएगा P1 माइनस P2, और यहां पे आप ले लीजिएगा इसका क्या एरिया, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना ये आपको अप्लाई करना है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब होना यहाँ पे पूरा कार्यक्रम जो है ना वो बर्नौलीज प्रिंसिपल के सहारे से ही होना है, ठीक है। तो पहले अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा बहुत डेटा गिवन है, थोड़ा बहुत जो टर्म्स थे ना उसको मेन टर्म्स में चेंज कर दिया गया है। जैसे वहां पे वो मांग रहे हैं अपर लिफ्ट, ठीक है, और अपर लिफ्ट का हमें मतलब मालूम चला है कि अच्छा अपर लिफ्ट का मतलब तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे तो फोर्स को बोल रहे हैं अपर लिफ्ट, ठीक है। प्रेशर मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस मैटर करेगा। ये सब चीजें हमें अभी मालूम यहाँ पे चल गई हैं, ठीक है। अब आपको लेकर के आते हैं इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसको मैं अपन लिख दें एक बार उसको, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बेसिकली क्या होता है ना कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अपर फेस पे अपन क्या बोल देंगे, प्रेशर एनर्जी पैक्स अपॉन मास करेंगे ना, तो बेसिकली अपने पास क्या हो जाएगा देखो P1, उसके बाद A इंटू एक्स तो वॉल्यूम है, अपॉन मास करेंगे तो यहाँ पे फिर ये डेंसिटी का रो रखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, पर यूनिट मास करेंगे m से m कट जाएगा तो gh हो जाएगा। और बाकी h1 h2 मत करना, बिकॉज अपर फेज और लोअर फेज में डिफरेंस ही क्या है, ठीक है, हाइट में तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है वहां पे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो हाफ m v स्क्वायर अपॉन मास करेंगे तो v1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आगे बात समझ, इज इक्वल टू अपन क्या कर देंगे सर P2 अपॉन रो, इज इक्वल टू अपन क्या कर देंगे सर P2 अपॉन रो, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सर GH ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है सर, जबरदस्त तरह से क्लियर है, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इत्मीनान से P1 माइनस P2 अपॉन रो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये V1 V2 की जो वैल्यूज हैं वो अपने को गिवन थी यहाँ पे, ये जो V1 और V2 की वैल्यूज हैं वो अपने को यहाँ पे बकायदा गिवन है। तो एक काम करो, पहले तो अपन पहले इतने का तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, बाकी इसको फिर अपन कवर अप करते हुए चलेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या प्रेशर डिफरेंस निकालना है उसको उस पर अपन फोकस करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। और उसके बाद फिर आप आ जाइए यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन लिखिए। आ गई ये वाली बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके सर। तो यहाँ पे हम जो निकालना चाह रहे हैं वो बेसिकली हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। तो नीचे से प्रेशर रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे ना ऐसे कर लेते हैं, GH तो कट गया, तो यहाँ पे बचेगा V1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का कर दीजिएगा V2 का स्क्वायर बाई 2। आई क्या बात समझ? यस सर, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू GH से GH तो कट चुका है, यहाँ पे बचेगा P2 बाई रो माइनस बचेगा सर क्या P1 बाई रो, ठीक है। तो जो प्रेशर डिफरेंस अपने पास में आएगा ना, मतलब जो अपने पास में P2 माइनस P1 आने वाला है ना, तो ये रो 2 नहीं है, रो है सिर्फ, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, ये रो अपॉन 2, उसके बाद हो जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। तो ये जो P2 माइनस P1 आपको नजर आ रहा है ना, इसे ही कहा जाता है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। ये जो P2 माइनस P1 आपको नजर आ रहा है ना सर, इसे ही कहा जाएगा व्हाट, इसे ही कहा जाएगा सर
प्रेशर का डिफरेंस, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। तो जो प्रेशर डिफरेंस है ना P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू व्हाट वाज रो यार, व्हाट वाज रो। तो डेंसिटी गिवन थी कि अपने को सर, डेंसिटी वाज गिवन एज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब चलो 1.3 अपने पास, ठीक है। तो 1.3 अपॉन 2, उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर करेंगे। तो व्हाट वाज द वैल्यू फॉर V1, तो सर V1 अपने पास में 70 था, ठीक है। तो 70 का अपन करेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे अपन क्या, 63 का स्क्वायर, ठीक है। इसी की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसमें फंसना मत भाई ज़्यादा। प्रेशर डिफरेंस चाहिए था ना, तो प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है। अप्रोच समझ में आ रही है ना बस, ठीक है। अप्रोच समझ में आ रही है बस, ठीक है। तो 1.3/2, 70 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, तो 4900 माइनस कर देना इसमें क्या, 63 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर देना इसमें क्या सर, 63 का स्क्वायर। अब जरा एक बार अगर तुम चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो कि प्रेशर डिफरेंस तुम्हारे पास में क्या आने वाला है, ठीक है। एक बार चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो प्रेशर डिफरेंस तुम्हारे पास में क्या आने वाला है। अप्रोक्सीमेटली जो अपन ने देखा है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर डिफरेंस आता है P2 माइनस P1 जो आएगा वो आएगा 605.15 पास्कल का, ठीक है। 605.15 पास्कल के आसपास का जो प्रेशर डिफरेंस है ना वो डेवलप हो गया। अब तुमको लिफ्ट निकालना है, कितना लिफ्ट होगा तुमको वो निकालना है। तो दिस इज द बेसिस, बेसिकली द प्रेशर डिफरेंस। ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया सर प्रेशर डिफरेंस। ये अपने पास में क्या आ गया सर, प्रेशर का डिफरेंस आ गया। अब हमको क्या निकालना है, यहां से कितना लिफ्ट होगा बस वो निकालना है। तो यार प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपने पास क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स अपने पास क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। तो लिफ्ट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। अब एक काम करना है, बस फर्स्ट इक्वेशन में चीजों को पुट करना है, दैट इज इट, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ये तो अपना डन हो ही चुका था ना। अब अपन इसमें आगे लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। नाउ पुट the value of pressure difference into equation 1, ठीक है। now putting the value of pressure difference, pressure difference बोले तो P2 माइनस P1, ठीक है। now putting the value of pressure difference मतलब P2 माइनस P1, और इसको अपन कहाँ पुट कर देंगे, into equation नंबर 1, ठीक है। into equation 1 we have, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, जरा ध्यान देना। तो लिफ्ट रिक्वायर्ड जो है ना, जो अपर लिफ्ट है वो अपने पास में क्या था, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस वाज बेसिकली 605 इंटू 15, और इसके बाद अपने पास में एरिया कितना था, 2.5 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो जो लिफ्ट अपने पास में आएगा ना सर, वो आ जाएगा अपने पास में अप्रोक्सीमेटली 1.51 और 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द अपर लिफ्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। 1.51 10 टू द पावर 3, ठीक है। 1.51 10 टू द पावर 3 न्यूटन, दिस इज द अल्टीमेट आंसर। बोलो हाँ कि ना। क्या आपके दिमाग में यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना शुरू करोगे तो स्क्रीनशॉट लेना शुरू करना फिर तुम यहां से, ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट जो लेना तुम स्टार्ट करोगे ना, वो तुम स्क्रीनशॉट लेना यहां से स्टार्ट करोगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और उसके बाद फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी, ऑल इन अकॉर्डेंस विद द बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। आगे पूरी बात समझ, बार बार हर पॉइंट पे उसको मेंशन कर दिया गया है कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर 1.51 10 की पावर 3 न्यूटन। आगे पूरी बात समझ, यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। डायग्राम भी गिवन है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम गिवन है, क्लियर। फिगर ए बी रिफर टू द स्टेडी फ्लो ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड, ठीक है। नॉन विस्कस लिक्विड है, विस्कोसिटी की बात यहां पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ विच ऑफ द टू फिगर इज इनकरेक्ट एंड व्हाई, ठीक है। इनमें जो फिगर गिवन है उन दोनों में से कौन सा फिगर जो है वो गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है उसको बाकायदा एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ये इसका जो भी आंसर होगा ना वो आप 2-3 लाइन के अंदर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, वॉइस टाइपिंग कर लो यार थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन कॉमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ जो रीजन आपको, जो भी रीजन लग रहा है, ठीक है, वो आप मुझे बताते हुए चलिए। सही हो गया तो बहुत जबरदस्त बधाइयां, अगर गलत तो हो गया मान ले किसी भी कारण से तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, अपने को सीखने को तो मिलेगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। जल्दी सेल्फ ट्राई करिए, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, जल्दी करना प्लीज।
चलें फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ऐसे यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो अब यहाँ पे निकालना है कि कौन सा वाला गलत है और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या अप्लाई करेगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो अब जरा गौर करिए, इसका रेफरेंस हाइट तो बिल्कुल सेम ही है, तो उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बताता है आपको कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, दिस ऑल पर यूनिट मास इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, इसका जो समेशन है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट? अ कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा गौर करिए, हाइट में तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। तो अब एक बात जरा गौर करते हुए चलते हैं अपन। यहाँ पे अगर प्रेशर एनर्जी की बात करें तो पैक्स, ठीक है, ये अपने पास पोटेंशियल तो सेम ही है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको निकालता हूं, मान लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालता हूं पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ जाएगा कि भाई यहां तो बचेगा फिर सिर्फ प्रेशर, यहां पे अपने पास कितना बचेगा? हाफ एम वी स्क्वायर, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो रो वी का स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब एरिया छोटा हो जाता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एरिया काफी अच्छा खासा बड़ा है, यहाँ पे एरिया काफी छोटा हो गया। तो जब एरिया छोटा हो जाता है ना तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ जरा गौर करें, कंस्ट्रक्शन पे वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो प्रेशर को फिर वहां पे कम होना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? क्या बोला मैंने? अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जरा गौर करना, नाउ एट कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, जब जगह कम हो जाती है तो एट कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पे क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये हम कह रहे हैं इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या सिखा के रखा है हमको कि सर जब एरिया बढ़ जाएगा ना तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब एरिया कम हो जाएगा ना तो वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है। यही बात बता करके रखी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, जब जगह ना एकदम ऐसी संकुचित जगह हो जाती है, ठीक है, तो जगह छोटी होने से, एरिया छोटा होने से वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन आप समझें कि यहाँ पे ये दिस एंटायर प्रोडक्ट समेशन, दिस एंटायर समेशन हैज टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, नाउ कॉन्स्ट्रिक्शन पे वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गई, नाउ टू मेंटेन अ कांस्टेंट समेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये पूरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ये वाला पूरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इस वाले फैक्टर को डिक्रीज होना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट समेशन। ठीक है, अगर यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, एरिया कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया, तो ये रो वी का स्क्वायर बाई 2 ये पूरा बढ़ जाएगा। अगर ये पूरा बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ एट कॉन्स्ट्रिक्शन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ विच, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी ना, बिकॉज ऑफ विच क्या होगा? मेरी बात सुनना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना तो जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो घट जाएगा, बिकॉज ऑफ विच प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं P इज इक्वल टू एच रो जी होता है। ठीक है, नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है सर? एच रो जी होता है। तो यार अगर प्रेशर जो है ना वो कम हो रहा है, इसका मतलब हाइट भी जो है वो कैसे हो रही होगी? कम हो रही होगी। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, नाउ P इज इक्वल टू एच रो जी, तो सिंस प्रेशर डिक्रीजेस therefore height should be decreased। ठीक है, therefore height should be less at the constriction, therefore height should be less at constrictions। इतनी सी बात आपको, ये आखिरी में जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी है कि आपको वो समझ में आ रहा है कि अगर कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है तो हाइट शुड बी लेस। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन अगर आ गया है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो उस पर तो हाइट कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि कॉन्स्ट्रिक्शन पे हाइट बढ़ गई है। ठीक है, तो बस ये गलत हो गया। दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ जहाँ पे एरिया छोटा हो गया है ना, इसको अपन बोलते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप हो गए हैं। ये भी क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप हो गए हैं। तो जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप हो जाएंगे वहां पर क्या है? वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो हाइट कम होना चाहिए P इज इक्वल टू एच रो जी के अनुसार। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन पे एरिया कम, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो मेंटेन अ कांस्टेंट समेशन, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, प्रेशर कम होगा तो हाइट को भी कम होना चाहिए।
ये था, यहाँ पे तो हाइट कम नहीं उल्टा हाइट यहाँ पे ज्यादा है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, यहाँ ये वाला सही है। कैसे ये एरिया ऑफ मतलब कंस्ट्रक्शन आ गया, एरिया कम, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर को कम होना पड़ा, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर को कम होना पड़ा, हाइट को कम होना पड़ा, यहाँ पे हाइट कम हो गई है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, आगे बात समझ में, अपन क्या बोल देंगे, एट पॉइंट ए वाला जो है ना वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अपन क्या बोल देंगे कि हियर फिगर ए इज इनकरेक्ट। अपन यहां पे क्या बोल देंगे सर कि यहां पर जो फिगर ए है ना वो बिल्कुल ही गलत फिगर है, बिकॉज एट कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि मैंने डायग्राम में उसको मेंशन भी कर दिया है, बिकॉज एट कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी शुड इंक्रीज। ठीक है, एरिया डिक्रीज हो गया एंड देयरफॉर वेलोसिटी शुड इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो एरिया डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी शुड इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब जरा अच्छे से फोकस करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे हो ये गया है कि वेलोसिटी जो है ना वो बढ़ने लगी है। ठीक है, नाउ अगर वेलोसिटी बढ़ गई, सुनते हुए चलना अच्छे से, वेलोसिटी बढ़ गई है तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गई है तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा और इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, अपन क्या लिख देंगे, नाउ इन accordance with Bernoulli's principle, now in accordance with Bernoulli's principle क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा। now in accordance with Bernoulli's principle हमने अभी क्या चीज देखी है, now in accordance with Bernoulli's principle the velocity increases therefore pressure should decrease, the velocity increases therefore pressure should decrease। ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो हाइट भी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, देयरफॉर प्रेशर शुड डिक्रीज, देयरफॉर प्रेशर शुड, डांस क्यों लिखा है, अच्छा इन अकॉर्डेंस है, ओके डांस नहीं लिखा है, इन अकॉर्डेंस लिखा है। ठीक है, तो द वेलोसिटी इंक्रीजेस देयरफॉर प्रेशर शुड डिक्रीज रिजल्टिंग इनटू अ डिक्रीज इन हाइट एज वेल। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से लिक्विड का जो हाइट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, शुड डिक्रीज रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन हाइट, रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या होगा सर, इसके पीछे का रीजन है ये वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है सर, ये वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू एच रो जी के बराबर। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हाइट तो डिक्रीज होनी चाहिए थी लेकिन ए वाले में हाइट जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन फिगर ए द हाइट इंक्रीजेस, the height increases at construction which is incorrect। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे तो पूरी कहानी मैंने क्या सुनाई कि कंस्ट्रक्शन पे क्या होता है, एरिया कम, वेलोसिटी बढ़ गया तो प्रेशर कम, तो हाइट कम होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे तो हाइट ही बढ़ रही है, तो इन फिगर ए द हाइट इंक्रीजेस एट कंस्ट्रक्शन विच इज इनकरेक्ट, कंस्ट्रक्शन विच इज इनकरेक्ट, जो कि सरासर गलत है, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़िया है, बी वाला कितना बढ़िया है, बी वाले में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन आ गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो देख लिक्विड का हाइट भी तो कम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद जो मैंने ब्लैक स्लाइड पे लिखा था उसका भी आप लोग को स्क्रीनशॉट दिलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर, यस सर, यहाँ तक का फंडा सुप्रीम तरह से, जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर, ये वाला हो चुका है। और अब जरा आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने ही स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको यहां से स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्या आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, यहां तक का फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, यस सर, क्लियर करें इसको। चलिए
अब आते हैं आपको लेकर के इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसमें वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स ईच ऑफ डायमीटर दिस। ठीक है, तो मतलब जो एंट्री वाला क्रॉस सेक्शन है ना, उसका जो एरिया है ना, वो अपने पास कितना है सर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, एरिया A1 जो है ना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 8 उसके बाद सेंटी का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर -4, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तक की कहानी पूरी पहुंच चुकी है। वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स ईच ऑफ डायमीटर, कितना अपने पास में, डायमीटर अपने पास में कितना, 1 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, ये अदर एंड की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डायमीटर D2 बोल रहा है कितना अपने पास, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिली मतलब 10 टू द पावर -3। तो जब मैं रेडियस 2 निकालूंगा ना, तो 1 का आधा करेंगे तो 0.5 और 0.5 मिलीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेडियस 2 अपने पास में कितना हो जाएगा, 5 10 टू दी पावर क्या है सर, -4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, A2 निकालने का, तो A2 अपने पास में कितना हो जाएगा, A2 अपने पास में हो जाएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर। पाई इंटू क्या हो जाएगा सर, R2 का स्क्वायर। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक की बात चल रही है। ठीक है, वो जो सिर्फ एक छोटा सा होल है ना, उस एक छोटे से होल का जो रेडियस है वो आ गया 0.5 मिलीमीटर। ऐसे अपने पास कुल मिलाकर कितने हैं, 40 होल्स हैं। वही मेरे ख्याल से क्या बने, हैज 40 फाइन होल्स। ठीक है, इसमें कुल मिला करके ऐसे पूरे 40 होल्स हैं। या जब अपन गार्डनिंग करते हैं तो उसमें ऐसा एक स्प्रे लगा होता है ना, उसमें क्या बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, वो पूरे छेद से पूरा पानी का फैला रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, उसमें मान लेते हैं अपन 40 छेद है उसमें। ठीक है, और हर एक जो होल है ना, उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर, उसका अपन रेडियस निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो एग्जिट वाले की बात हो गई ना। एंट्री वाले का तो एरिया बड़ा था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंट्री वाले का तो एरिया बड़ा था सर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक दिस ना, इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और फिर यहाँ पे ना एक ऐसा अपन स्प्रे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे स्प्रे में से फिर क्या पानी जो है ना वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो ये जो अपन पानी की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या है भाई साहब, छेद बहुत सारे हैं, 40 छेद हैं कुल मिला करके। ठीक है, तो मैं अगर डायग्राम थोड़ा सा आप लोग के लिए और क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को क्या है, इसका फंडा जो है ना वो समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऐसे 40 इसके अंदर छेद मान लेते हैं अपन। ये जो स्प्रे वाला जो ये ट्यूब है अपने पास, इसके पास यहाँ पे 40 अपन ने छेद मान लिए, फाइन पोर्स हैं। ठीक है, और फिर लिक्विड यहाँ से तो पूरा फ्लो करेगा ही करेगा, बोलो हाँ कि ना। लिक्विड जो है सर वो यहाँ से तो पूरा फ्लो कर ही रहा है ऐसे अंदर की तरफ, तो लिक्विड यहाँ से पूरा फ्लो कर रहा है सर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अपन ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है कि इसका जो ये एंट्री वाला एरिया है ना, वो है सर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एंट्री वाला एरिया था ना सर, यही तो था अपने पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन ने A1 को लिख दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्या है कि पानी की फिर बौछारें निकलने वाली हैं। यहाँ से क्या है सर, पानी की पूरी क्या है, बौछारें निकलने वाली हैं यहाँ से, तो वो पूरा स्प्रे होगा। ठीक है, और फिर आप जानते हैं कि जब ये स्प्रे होगा तो बेसिकली क्या होगा कि एरिया यहाँ पे क्या है, छोटा है ना, तो एरिया छोटा है तो क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे बहुत तगड़ी हो जाती है। एरिया छोटा होने से क्या होता है कि वेलोसिटी फिर यहाँ पे क्या है, बहुत तगड़ी हो जाएगी। तो ये ऐसा गार्डनिंग वार्डनिंग में तो अपन ने बहुत देख के रखा है इसको। ठीक है, आई मेरी बात समझ के नहीं आ गई, ये सब पूरा फंडा समझ में आ गया। तो ये एंट्री का था, वो एग्जिट का था। ठीक है, तो एरिया तो एक का अपन ने निकाला ना, ऐसे अपने पास क्या है 40 होल्स हैं। ठीक है, फॉर 40 फाइन होल्स, 40 से चेक कर लें एक बार, यस सर, फॉर 40 फाइन होल्स। अगर अपन अब एरिया निकालने के लिए बढ़ गए तो एरिया अपने पास में क्या हो जाएगा, 40 इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वाला सेक्शन में उसको बोल रहा हूँ, एग्जिट वाले को। ठीक है, एंट्री वाले को 1 बोल रहा हूँ, एग्जिट वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा गौर करना, A2 की वैल्यू, चलो ठीक है एक काम करो ना, A2 40 पाई मतलब चल 3.14। ठीक है, उसके बाद R2 का स्क्वायर करेंगे तो R2 अपने पास कितना है सर, R2 अपने पास में है अभी कितना अपने पास, 5 10 की पावर -4। ठीक है, तो 5 10 की पावर -4 का क्या है कि अपन स्क्वायर कर देंगे, तो वो अपने पास R2 था। मेन काम की चीज़ तो A2 आ गया, मेन काम की चीज़ तो अपने पास A1 आ गया। ठीक है, A1 आ चुका है तुम्हारे पास में, और तुम्हारे पास में क्या A2 आ चुका है। अब तुमसे और कुछ पूछा हुआ है क्या, और कुछ गिवन है मेरे ख्याल से इसके अंदर। ठीक है, जरा चेक कर लें। तो डायमीटर से अपन ने रेडियस कन्वर्जन कर लिया। इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब मतलब ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का फ्लो है ना, तो मतलब एंट्री का फ्लो बोल रहे हैं अपन, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड। ठीक है, तो V1 अपने पास में कितना है सर, 1.5 मीटर
पर मिनट बोल के रखा है, ठीक है। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, बिकॉज वैसे भी क्या है वेलोसिटी जो हम चाहते हैं ना, तो वो चाहते हैं हम सर मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। हमको ये मीटर पर मिनट जमता नहीं है, तो ये जो 1.5 मीटर पर मिनट बोल के रखा है ना, उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/40, और फिर ये अपने पास में क्या है सर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं अगर 1/4 करूंगा ना सर, तो 1/4 है 0.25, ठीक है। तो 1/4 है 0.25 और ये अपने पास 0.025 मीटर पर सेकेंड में कहानी आ जाएगी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? पक्का 1/4 है 0.25 एंड 1/40 0.025, ठीक है। तो ये अपने पास V1 आ चुका है। बाकी अपने पास अब देखो भैया A1 गिवन था, A2 गिवन था, और अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, V1 भी आ चुका है। अब पूछा क्या इसके अंदर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, ठीक है। ये जब ये होल्स से जो स्पीड जो लिक्विड निकलेगा ना, उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब आपसे बेसिकली क्या पूछ के रखा है सर, V2 पूछ के रखा है। क्या पूछ के रखा है? V2 पूछ के रखा है, ठीक है। तो अब V2 अपने को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं सर, हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन अकॉर्डेंस विथ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बात समझ में आ रही, हमें सर ये बात समझ में आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन इनिशियल वाले साइड पे, एंट्री वाले साइड पे इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिट वाले साइड पे। एरिया इंटू वेलोसिटी एंट्री इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी एग्जिट, ठीक है। नाउ आपको सिर्फ ये बताया कि आपको वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन निकालना है, मतलब कितने वेलोसिटी से लिक्विड जो है वो सारे होल्स में से बाहर निकल रहा है वो निकालना है। तो अपन को V2 निकालना है। क्या निकालना है सर? V2 निकालना है। तो V2 निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन, A1 V1 अपॉन कर देंगे A2, बोलो हाँ कि ना। तो V2 जब निकालना है ना, तो V2 निकालने के लिए अपन कर देंगे A1 V1 अपॉन नीचे हो जाएगा A2। नाउ व्हाट इज A1, तो A1 तो एक बार निकालना पड़ेगा ना भाई। तो A1 अपने पास में कितना था सर, A1 था 8 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। A1 था अपने पास में 8 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर था, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज V1, तो V1 का मतलब होता है एंट्री की वेलोसिटी। V1 का मतलब क्या होता है सर, एंट्री की वेलोसिटी, विच इज नथिंग बट 0.025 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V1 वाज 0.025, तो V1 था अपने पास 0.025 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हाट वाज A2, तो सर A2 अपन निकाल चुके हैं, कहाँ A2 अपने पास ये था 40 पाई और 5 10 टू द पावर -4 का अपन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 40 पाई 5 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, तो 40 पाई 5 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अपने पास V2 कितना हो जाएगा अपने पास में 8 10 टू द पावर -4 इनटू, अब एक काम करते हैं 1 2 3 मतलब 25 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाएगा 3.14 को बिल्कुल मत टच करना। उसके बाद यह काम कर लेना, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं 31.4, ठीक है। 31.4 को बिल्कुल टच मत करना, 4 को रखो बाहर। उसके बाद जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब एक काम करते हैं 25 × 8 करेंगे तो 200 तक की कहानी पहुंच गई, ठीक है। 25 × 8 करेंगे 200 पहुंच गया। 10 की पावर कितना है सर, -7 है, -7 रहने दे। उसके बाद अपने पास नीचे कितना बच रहा है भाई 31.4, इसको अपन करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 31.4 पे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 और 10 की पावर -6 पहुंच जाएंगे फिर तो अपन, ठीक है। जब इसको अपन फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो अपने पास कितना बचेगा, अपने पास ये 2/31.4 इंटू अपने पास कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना है -1 हो जाएगा। 10 की पावर कितना है सर, -1 हो जाएगा। तो 2/31.4 इंटू 10 भी अपन इसको कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन वाइज 0.637
मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आपको नसीब होने वाली है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन जो है ना वो अपने पास कितना हो जाएगा 0.637 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे एंट्री पे था 1.5 मीटर पर मिनट था। ओके ओके, डन डन डन। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या? तो उसकी स्टार्टिंग जो है ना सोल्यूशन की वो आप करेंगे यहां से। बोलो हाँ कि ना। क्या आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया है? डायग्राम तरीके से बना लेना, इसके बिना मजा नहीं आएगा, काम समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हो गया। और उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? सर सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुकी है ये वाली पूरी बात, ठीक है। निपटा दिया जाए इसको सर, बिल्कुल निपटा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर लेकर के। अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव, ठीक है। अ थिन सोप फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर। लाइट स्लाइडर पर तो अपन ने पूरा डेरिवेशन भी करके रखा हुआ है सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड का, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। सपोज अ वेट ऑफ 1.5 10 to the power -2 न्यूटन विच इंक्लूड्स द स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर एज वेल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मीटर्स में। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म? आपको निकालना है सरफेस टेंशन क्या होगा। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त। जो भी आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ वो आंसर लिखते हुए चलना। बन गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है, सवाल के ऊपर है, जल्दी करना प्लीज। चले फिर कहानी में आगे बढ़े। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव, ठीक है। तो पहली बात तो सोप सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इट इज हैविंग 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। बहुत ही उम्दा बात है। सोप सॉल्यूशन है तो सोप का फिल्म बन रहा है, ठीक है, सोप की पट्टी चढ़ रही है पूरी, सोप की परत चढ़ रही है पूरी, ठीक है। तो सोप फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस। इस बात का खास योगदान रहने वाला है इसके सही सोल्यूशन पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द थिन सोप फिल्म फाउंड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर। एक स्लाइडर है, सपोर्ट अ वेट ऑफ कितना, अच्छा वेट भी सपोर्ट कर रहा है ये। तो ये बेसिकली फोर्स है 1.5 10 to the power -2 न्यूटन। कई बार क्या होता है ना कि कहानी बहुत घुमावदार होती है, लेकिन वहां पे आपको स्मार्ट वर्क करते हुए क्या खेलना पड़ता है, आपको यूनिट से यूनिट पकड़ना पड़ता है, ठीक है। यूनिट गिवन है 1.5 10 to the मतलब न्यूटन गिवन है, ठीक है। तो 1.5 10 to the power -2 न्यूटन जो हो गया, तो ये तेरे पास क्या होगा, वेट है, बेसिकली फोर्स है ना। तो फोर्स है 1.5 10 to the power -2, ओके सर। तो फोर्स है 1.5 10 to the power -2 न्यूटन, इट इज द फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच इंक्लूड स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर, सही बात है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज कितना है सर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइडर है सर कितना, 30 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब क्या है सर, 10 की पावर -2। सॉल्व आउट करेंगे तो 0.3 मीटर। अब देखते हैं क्या मन करता है। अगर लगता है कि पावर्स में खेल लेंगे तो फिर 30 10 to the power -2 कर दूंगा। अगर लगता है कि पॉइंट्स में बेटर है तो फिर 0.3 मीटर कर दूंगा, ये तो अपने ऊपर है, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द सरफेस टेंशन। जो आपसे पूछा है निकालने के लिए वो पूछा है कि भैया सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज गोइंग टू बी द सरफेस टेंशन। तो आप जरा समझें इस बात को अच्छे से कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कि सर सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसके पास क्या हो चुका है कि सोप सोल्यूशन के पास हो गए 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। तो सिंस द सोप सोल्यूशन हैज 2 फ्री सरफेसेस, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना दैट इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ द सोप फिल्म या सोप सोल्यूशन, सोप फिल्म कर देता हूं, ठीक है। सोप फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। सोप फिल्म के पास क्या है सर, 2 फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात है, अगर 2 इसके पास फ्री सरफेसेस हैं तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, ये ट्वाइस ऑफ लेंथ करना पड़ेगा, तो अपना काम जो है वो हो जाएगा आसान, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब इसमें सीधे फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन इसको। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ट्वाइस ऑफ लेंथ हो चुका है, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू, भाई साहब एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.5 10 to the power -2। मेरे को लग रहा है पॉइंट्स में मत खेलो, पावर में खेलो। 1.5 10 to the power -2। उसके बाद ट्वाइस ऑफ एल की वैल्यू कितनी हो गई सर, एल की वैल्यू आ गई अपने पास 30 10 to the power -2। 30 10 to the power कितना आ गया सर, 30 10 to the power आ गया सर -2 के बराबर, ठीक है। तो अपने पास में सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, 15 10 की पावर -3
15 10 की पावर -3, उसके बाद सही करा ना अपने, बढ़िया करा, 2 × 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन इज 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.25, ठीक है, 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो 0.25 और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा सर, -1, ठीक है, तो 1/4 मतलब 0.25, 10 टू द पावर कहानी पहुंच चुकी है -1 तक। अब एक काम कर दो, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर, चाहो तो पॉइंट को आगे ले जाओ एक दफ़ा, 2.5 और 10 की पावर कर देना -2 न्यूटन पर मीटर, इट इज गोइंग टू बी द यूनिट, तो 2.5 10 टू द पावर -2 ये रहने वाला है आपका सटीक आंसर, ठीक है। बता दीजिए कि आप लोग को यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, बस यहाँ तक आप कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या आप लोगों को यहाँ तक का फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है। यस सर, ये बाकायदा क्लियर अप हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलिए निपटाते हैं इसको। 17th क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे लेकर के, ठीक है। तो फिगर ए शोज अ थिन लिक्विड फिल्म सपोर्टिंग अ स्मॉल वेट, कितना है 4.5 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो अगेन वही वाली बात है कि ये जो गिवन है ना, दिस इज नथिंग बट द फोर्स ओनली, ठीक है। ये जो 4.5 10 टू द पावर -2 है, ये फोर्स है, तो लिख लूँ मैं इसको, ऐसा लिख लेते हैं कि फोर्स अपने पास कितना है सर, 4.5, उसके बाद में सर 10 टू द पावर -2 न्यूटन, ठीक है। बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है, 4.5 10 टू द पावर -2। नाउ व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय द फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इन फिगर बी एंड सी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भाई पहले वाले केस में तुम्हारे पास में इतना वेट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या, व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय अ फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड, लिक्विड सेम है तो मतलब सेम सरफेस टेंशन होने वाला है, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है। देखो टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को घटाने से बेसिकली क्या होता है ना कि सरफेस टेंशन की वैल्यू में आते हैं चेंजेस, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। नाउ अब क्या है कि सेम लिक्विड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, यहां पे जो लेंथ है ना वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जब सेम लिक्विड है, सेम सरफेस टेंशन है, सेम लेंथ है, तो यहां पे कितना वेट सपोर्ट कर पाएगा ये बी और सी वाला फिल्म, तो वो सेम वेट सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, सिंस, अरे रे ऐसे नहीं, इससे करेंगे, सिंस फिगर बी एंड सी shows the same liquid, और जो चीज सपोर्ट करने वाली है उस सरफेस का लेंथ भी सेम है, तो सेम लेंथ एंड सेम सरफेस टेंशन जो कि ए वाले फिगर में था, ठीक है भाई। ए वाले फिगर की जब बात करेंगे ना अपन, जब अपन यहां पे निकालेंगे सरफेस टेंशन, तो भाई सरफेस टेंशन तो सेम ही रहने वाला है ना। देखो ए वाले का, बी वाले का, सी वाले का, क्यों भाई, सेम लिक्विड है, सेम फोर्स का, सेम लेंथ है अपने पास, तो सेम सरफेस टेंशन, सेम वेट को सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, सेम लेंथ एंड सेम सरफेस टेंशन as that in the figure A, as that in the figure A, as that in the figure A, तो therefore same weight will be supported in all the three cases, ठीक है। therefore the same weight will be supported, therefore the same weight will be supported in all the three cases, therefore same weight will be supported, therefore the same weight will be supported in all the three cases, in all the three cases, same weight will be supported in all the three cases। बोलो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं, वेट अपने को फोर्स गिवन है 4.5 10 टू द पावर -2 लिख लिया, और यहां पर भी क्या है कि सेम लिक्विड है, शोज अ थिन लिक्विड फिल्म, भाई छोटी सी पतली सी लिक्विड फिल्म है, इसके पास भी दो फ्री सरफेसेस है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, इट हैज टू फ्री सरफेसेस। ये बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है, इसको लिख करके रखना, इट हैज टू फ्री सरफेसेस, ठीक है। तो इसके लेंथ वाले केस में फिर अपन 2 से मल्टीप्लाई करने वाले। तो अब अगर मैं यहाँ पे सरफेस टेंशन, अच्छा लेंथ भी तो मालूम है अपने को, लेंथ कितनी है सर इसके पास, सर 40 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। तो 40 10 टू द पावर -2, 40 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब अपन को निकालना है व्हाट इज द सरफेस टेंशन। बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला बेसिक,
तो सर बेसिक फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नाउ इट हैज टू फ्री सरफेसेस, तो देयरफॉर अगर इसके पास दो फ्री सरफेसेस हैं तो अपने पास कहानी में क्या हो जाएगा सर कि सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ट्वाइस ऑफ लेंथ, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। नाउ अब अपन को निकालना है सरफेस टेंशन। नाउ अब अपन को क्या निकालना है सर, सरफेस टेंशन निकालना है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द फोर्स सर, फोर्स है 4.5 10 टू द पावर -2। फोर्स कितना अपने पास में 4.5 10 टू द पावर -2। उसके बाद अपन कर देंगे ट्वाइस ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ट्वाइस, उसके बाद लेंथ अपने पास कितना है, तो लेंथ है अपने पास में 40 सेंटीमीटर। तो 40 और सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर हो चुका है, पूरा डन डनाडन डन हो चुका है। अब एक काम करो, पावर्स तो कट गई पहली फुर्सत में ही, निपटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास कितना बचेगा सर अपने पास ये बचेगा 4.5 और नीचे कितना बचेगा सर 80 बचेगा, ठीक है। तो 4.5 इंटू 80 बचेगा अपॉन 80 बचेगा, तो 45 10 की पावर -1, ठीक है। और नीचे तेरे पास में कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं अपन इसको निपटाते हैं किससे सर 5 से। तो 9 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 अपॉन 16, सही कर रहा हूं ना मैं बिल्कुल? यस सर, 9 अपॉन 16 10 की पावर -1 सॉल्व आउट करूंगा ना तो अप्रोक्सीमेटली 5.625 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर के आसपास की कहानी जाएगी। 5.625 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। दिस इज गोइंग टू बी द सरफेस टेंशन, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं एक बार कि यहाँ पे ना आपको अप्रोच पे ध्यान देना है, ना कि ज्यादा कैलकुलेशन में घुसने की जरूरत है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज्यादातर अप्रोच ओरिएंटेड होते हैं, उनमें आपका टेक अवे क्या है ये सोचो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टेक अवे क्या है? आपका टेक अवे ये है कि आप बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो, बहुत ही तगड़े अप्रोच को समझ करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये जिस तरह का सोल्यूशन है, ये वाला क्वेश्चन का और पिछले वाले क्वेश्चन का, ये सोल्यूशन का कैटेगरी सेम ही तो है, ठीक है। और ये ऐसी कैटेगरी है कि भाई ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में कट कॉपी पेस्ट सेम अप्रोच वाली कैटेगरी जो है ना वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे वाले क्वेश्चंस किए होते हैं ना तो फिर अपना क्या हाथ जम जाते हैं इस तरह के सवालों के ऊपर। आगे सवाल अगर ऐसे वाले आएंगे आराम से निकाल देंगे। आया समझ के नहीं आया? तो यहां पे होता क्या है, गलती किससे होगी, जो ये नहीं समझ पाया ना कि भाई दो फ्री सरफेस अगर है तो लेंथ को सिर्फ L नहीं 2L लेकर के चलना है, ठीक है। भाई कितनी बड़ी गलती है, तुम समझ रहे हो? जिसने 2L नहीं लिया उसका आंसर आधा आएगा, ठीक है। और गलत हो गया उसका आंसर, इसका 5.625 का आधा आएगा ना उसका आंसर, क्योंकि क्या है ये मतलब डबल आएगा, उसने 12 नहीं लिया। तो यही वाला मसला होता है कि आपको समझना पड़ता है कि भाई यहाँ पे दो फ्री सरफेसेस थे, देयरफॉर लेंथ जो है यहाँ पे 12 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी फुर्ती में आकर के आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन डनाडन डन हो चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब क्या था, ये तो सरफेस टेंशन मैंने निकाल दिया, लेकिन मेन चीज क्या था कि व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड। व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। और एक्सप्लेन कर दिया अपने आंसर को यहाँ पे, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सेम टेम्परेचर का यहाँ पे जिक्र क्यों है? बिकॉज सर अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे ना, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे ना तो सरफेस टेंशन घट जाता है, ठीक है। तो इसको तुमने पहले एक काम करो, उसको पहले नोट करो, फिर मैं उस स्पेशल पॉइंट को भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं कि विथ राइज इन टेम्परेचर या विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इससे सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ significant decrease in the surface tension. There is a significant decrease in the surface tension. There is a significant decrease in the surface tension. इस बात को तरीके से दिमाग में डाल लेना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, निपटा दें इसको? यस सर बिल्कुल, ओके।
अब आ जाओ उसके 19th वाले क्वेश्चन के ऊपर। अपन ने कौन सा करा अभी, 18th कराना, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ अ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस गिवन है इसका 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, पहली बात तो आपको ना एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला याद है ना, अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है। तो अगर आपको निकालना होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, इसको नोट कर लेना, ये बहुत जबरदस्त काम आता है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला लिखते हुए चलना, ठीक है। और दूसरा आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, दूसरा आता है सर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। तो जब आपसे बात की जाती है इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप की, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर होता है सर वो होता है 2s/r, जहां पे r इज द रेडियस ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। और जब आपसे बात करते हैं लिक्विड प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, तो सोप बबल को जरा ध्यान देना, सोप बबल के पास 2 फ्री सरफेसेस है, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप के पास तो एक ही फ्री सरफेस है, लिक्विड ड्रॉप के पास तो एक ही फ्री सरफेस है, ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। अब आप समझे मेरी बात को, बस ऊपर एयर है नीचे लिक्विड है, तो इसके पास फ्री सरफेस कितना हो गया सर, एक ही फ्री सरफेस हो गया। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी सोप बबल की, सोप बबल के अंदर भी एयर है, सोप बबल के बाहर भी एयर है, बस एक फिल्म बन जाती है सोप की, ठीक है। तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, इट हैज 2 फ्री सरफेसेस। लेकिन यहां पे जब गौर करेंगे तो यहां पे सिर्फ बाहर एयर है, अंदर तो वाटर है ना, अंदर तो H2 है, तो उसके पास एक ही फ्री सरफेस है, यहां पे अंदर 2 फ्री सरफेस है, ठीक है। तो जब 2 फ्री सरफेस होंगे तो ये जो फॉर्मूला है ना वो डबल हो जाएगा, तो 2s/r का अब हो जाएगा तो अपने पास में कितना सर, 4s/r, ठीक है। आई बात समझ में? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सवाल तुमको दिखाता हूं, एक बार तुम सेल्फ ट्राई करना। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। निपटा दिया जाए इस चीज को, यस सर निपटा दिया। तो व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट दैट टेम्परेचर 20 डिग्री पे इज 4.65 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच 1.01 10⁵ पास्कल के बराबर। वैसे क्लियरली 1.013 10⁵ पास्कल्स होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, 1.01 गिवन है, 10⁵। ऑल्सो गिव द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है। ये आपको निकालना है, एक्सेसिव प्रेशर की बात आई गई, ठीक है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, जो भी आपका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ आंसर देते हुए चलना। अगर गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करवा दूंगा, और सही आ रहा होगा तब तो बताइए, ठीक है। तो जरा एक बार सेल्फ ट्राई करेंगे, फिर इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलें फिर कहानी को शुरुआत दे दी जाए। यस सर, बिल्कुल दे दी जाए। तो व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है अपने पास में 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो पहले सब डेटा अपन क्या है नोट कर लेते हैं कि रेडियस है अपने पास में सर 3 मिलीमीटर। चलो भाई, तो सर रेडियस है अपने पास में 3 मिलीमीटर, 3 मिली का मतलब क्या, 10⁻³ और मीटर हो चुका है। उसके बाद क्या है सर, एट रूम टेम्परेचर। नाउ उसके बाद सरफेस टेंशन है मर्क्यूरी का अपने पास में कितना, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी जो है अपने पास में वो है 4.65 10⁻⁻1। 4.65 सरफेस टेंशन है अपने पास में 4.65 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, दिस इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने पास में कितना है 1.01 10⁵, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है अपने पास में सर 1.01 और 10⁻ क्या हो जाएगा 5 पास्कल, ठीक है सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ये, तो पास्कल तो ये क्या यहीं से मैच करने लगा, PA से, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, ठीक है, ये PA पास्कल लिखा था। चलिए एक काम करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, वो बेहतरीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बस इतनी सी बात है, ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, तो इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो एक काम करो सुनो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड मर्क्यूरी ड्रॉप क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड मर्क्यूरी ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप जो है ना वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर 2s/r, जो कि जनरल फॉर्मूला होता है। तो यही वाला फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला r लिखा है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां पर भी बड़ा वाला r कर देते ना यार, कभी भी कंफ्यूजन अगर अपने को आए तो वो पॉइंट अपन रखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब एक काम करो, शुरू करो इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ, उसके बाद व्हाट इज द सरफेस टेंशन, सर सरफेस टेंशन है 4.65
और उसके बाद क्या है सर 10 की पावर -1 नीचे क्या आएगा सर रेडियस, तो रेडियस है 3 10 टू द पावर -3, रेडियस है अपने पास में क्या सर 3 10 टू द पावर कहाँ तक कहानी पहुंच गई सर -3 तक पहुंच गई, ठीक है 3 10 टू द पावर -3। तो अब एक्सेस प्रेशर अपने पास कितना है, एक काम करूंगा मैं इसको देखो 4.65 इंटू 2 करूंगा मैं एक बार, तो अपने पास कितनी कहानी पहुंच जाएगी, 8 के बाद 1.3, 8 के बाद 1.3 मतलब हो गया ये 9.3, ठीक है। तो 9.3 इंटू नीचे पावर, नीचे अपने पास 3 बच रहा है, ठीक है। तो 9.3 और 10 की पावर 3 -1 करेंगे तो 10 की पावर 2 पहुंच जाएगी कहानी, ठीक है। अब एक बात को बताऊं क्या होता है यहाँ से, सुनना मेरी बात को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको काटूंगा तो 3.1 इंटू 10 करूंगा 100 करूंगा तो 310 हो जाएगा, ठीक है। तो 310 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर। जो आपसे पूछा गया था ना कि व्हाट इज द एक्सेसिव प्रेशर, सर उसका अपना आंसर आ चुका है 310 के बराबर, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर अपने पास में कितना आ चुका है सर 310 के बराबर, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला है, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होगा ना, जो अपने पास में टोटल प्रेशर होगा ना, उसको निकालने के लिए बस एक काम करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर को निकालने के लिए बस एक काम करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस करना पड़ेगा अपने को एक्सेसिव प्रेशर जो अपने पास आ चुका था 2s/r, ठीक है। यार मर्क्यूरी का ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप हो गया ना बेसिकली, तो लिक्विड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, फिर एक ही फ्री सरफेस है तो 2s/r। अगर सोप का फिल्म होता तो वहां पर होता है 4s/r, ठीक है, बट यहाँ पे 2s/r। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालने के लिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को गिवन है एज कितना सर 1.01 10 की पावर 5 प्लस व्हाट इज 2s/r, सर 2s/r अपने पास आ गया 310, ठीक है। तो 310 को क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या सर 0.310 10 की पावर यहाँ अपने पास कितना आ गया सर प्लस का 3 आ गया। जितना पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे ना तो पावर क्या है उतना प्लस हो जाता है, ठीक है। यस सर, तो अब अपने पास एक काम कर 10 की पावर 5 को अपन मैच आउट कर लें एक बार, मुझे बस एक काम करना है 10 की पावर 5 को मैच आउट करना है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखो 1.01 10 की पावर 5 था, कोई दिक्कत नहीं थी सर। अब एक काम करो पॉइंट को 2 दफ़ा और पीछे लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो 00310 10 की पावर 5 हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर सर, यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर। तो टोटल प्रेशर अब जो आने वाला है तुम्हारे पास 10 की पावर 5 को तुम कॉमन निकाल लेना, 10 की पावर 5 तुम कॉमन निकालोगे ना तो 1.01 और अपने पास 1.01310 हो जाएगा, तो 1.01310 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारे पास में अल्टीमेट आंसर फॉर द टोटल प्रेशर, ठीक है 1.01310 10 की पावर 5, ठीक है। ये आखिरी वाला जीरो अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो 1.0131 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रहेगा अपने पास में अल्टीमेट आंसर। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको लेकर के चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये सोल्यूशन प्रॉपर्ली समझ में आ गया है क्या, यस सर, ये डिटेल्ड सोल्यूशन था, प्रॉपर्ली समझ में आ गया है, ठीक है। निपटा दिया जाए इसको, बिल्कुल सर इत्मीनान से निपटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन आ चुका है जिसका रेडियस है 5 मिलीमीटर, गिवन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज 2.50 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन है SI यूनिट्स में प्रॉपर्ली गिवन है। इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशंस वर फॉर्म्ड एट अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग द सोप सोल्यूशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी एस का 1.20, नाउ व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल। इस बबल पे कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 10 की पावर 5। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, उसके बाद फिर उसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है यार, जल्दी करना प्लीज। चलें फिर कहानी में आगे बढ़े। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन ऑफ रेडियस कितना है इसका सर, रेडियस है इसका 5 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। तो इसका रेडियस जो अपन ले लेते हैं ना सर, इसका रेडियस अपन लेके चलते हैं 5 मिलीमीटर। तो मिली मतलब क्या है सर 10 की पावर -3, तो 5 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओके सर
इसको नोट करते हुए चले, रेडियस था। गिवन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन इज बेसिकली 2.5 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। तो 2.5 10 टू दी पावर 2.5 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, दिस इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो लिख लें अपन इसको 2.5 10 टू दी पावर माइनस 2, यस सर। तो 2.5 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, दिस इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशंस, अच्छा पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे निकालना है अपने को व्हाट इज द एक्सेसिव प्रेशर। जो निकालना होता है उसको मैं ग्रीन से करता हूँ यूजुअली, ये अपना पैटर्न मैंने सेट कर दिया है। जो चीज निकालनी है उसको मैंने ग्रीन से कर दिया हाईलाइट, और जो चीज गिवन है, गिवन डेटा है, उसको अपन रेड से कर देते हैं, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर अभी तो निकाला है सोप सोल्यूशन वाला, ठीक है। तो भैया सोप सोल्यूशन की जब बात करेंगे, जब अपन सोप फिल्म की बात करेंगे, तो सोप फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस पूरी बात को? यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। सोप फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस, तो देयरफॉर यहां पर जो एक्सेसिव प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर 4S/R, ठीक है। उसके बाद 4, उसके बाद में S कितना है सर? सरफेस टेंशन है 2.5 10 टू दी पावर माइनस 2, उसके बाद नीचे अपने पास में क्या आएगा सर? रेडियस 5 10 टू दी पावर माइनस 3, ठीक है। रेडियस कितना है सर? 5 10 टू दी पावर माइनस 3। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे इत्मीनान से, एक्सेसिव प्रेशर इज इक्वल टू, ये अपने पास 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 के नीचे 5 आएगा तो 10/5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 के बाद 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर माइनस 2, तो 10 टू दी पावर 1 बचेगा। तो अपने पास एक्सेसिव प्रेशर जो बचेगा ना सर, वो बचेगा अपने पास में कितना? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर उस वाले केस में जब बस एक सोप का बबल था, उसका अपन निकाल रहे एक्सेसिव प्रेशर। अगला वाला सिनेरियो क्या बोल रहा है ना कि इफ एन एयर बबल, अब एयर बबल बन रहा है, इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशंस वर फॉर्म्ड एट अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग द सोप सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर नाउ वी हैव अ प्रॉपर सोप सोल्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज वी आर हैविंग अ प्रॉपर सोप सोल्यूशन, ठीक है। और इस सोप सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है सर? एक एयर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या तुम समझ पाए मेरी बात को? इस सोप सोल्यूशन, ये पूरा एक प्रॉपर सोप सोल्यूशन है, ठीक है। और इस सोप सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है सर? एक एयर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेरे को डेंस बनाने दो यार, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेरे को डेंस बनाने दो, ताकि क्या है कि प्रॉपर अब जब एयर बबल बनेगा ना, तो वो अच्छे से क्या है कि डिस्टिंग्विश हो सके, ठीक है। फंस ना जाए इसके अंदर, वो रह ना जाए, ठीक है। ये अपने पास एक सोप सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बनाते हैं एक एयर बबल ठीक है। इसके अंदर अपन बनाते हैं क्या सर? एक एयर बबल का फॉर्मेशन हो चुका है, यस सर, ठीक है। अब इस एयर बबल को मैं ऐसे व्हाइट कलर से शो कर देता हूं, बाउंड्री लाइन वाइज। आइट, शानदार। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो जो सोप सोल्यूशन है ना, इससे जो इसकी डेप्थ है वो है दरअसल कितनी सर? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सोप सोल्यूशन पूरा फैला हुआ है टॉप तक, और इससे जो इसकी डेप्थ है सर, वो है अपने पास कुल मिलाकर कितनी सर? 40 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ के रखा है सर? आपसे पूछ के रखा है व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल। रिलेटिव डेंसिटी जो गिवन है वो है 1.2। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी is basically density of the substance अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन नीचे क्या होगा सर? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी अपने को 1.2 गिवन थी, तो 1.2 और नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर 3। तो देयरफॉर जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है ना अपने पास, वो आ जाएगा 1.2 10 टू द पावर 3 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आई मेरी बात समझ? यस सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। रिलेटिव डेंसिटी से अपन ने निकाल लिया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है ना? आपको बेसिकली निकालना है यहाँ पे क्या सर? प्रेशर निकालना है। व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है। तो यहाँ पे जब बबल पे आप निकालेंगे ना प्रेशर, एक बात समझना, यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, ठीक? इसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, ओनली वन फ्री सरफेस, ठीक है। इसके पास क्या होगा सर? ओनली वन फ्री सरफेस होगा। तो देयरफॉर जब मैं यहाँ पे लिक्विड प्रेशर निकालूंगा, लेट मी कॉल दिस P डैश, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा सर? 2S/R।
एक फ्री सरफेस होगा तो 2s/r, दो फ्री सरफेस होंगे तो 4s/r। तो जब 4s/r करके हमने कार्यक्रम खेला तो अपना 20 का आंसर आ गया। अब तो 2s/r करना है, आधा आंसर आना चाहिए, तो 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 10। तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर पी डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं अपन टोटल प्रेशर अपने पास में कितना होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले काम करेगा इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, उसके बाद एच रो जी काम करेगा, लिक्विड का प्रेशर। उसके बाद जो इसके अंदर एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हुआ है पी डैश, वो काम करेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी 10 के बराबर। अब एक काम करते हैं, जो प्रेशर अपने को निकालना है, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिवन तो था मेरे ख्याल से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन तो था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलना है कितना सर, 1.01 10 टू द पावर प्लस का 5, ठीक है। तो 1.01 10 टू द पावर प्लस का 5, 10 की पावर 5। उसके बाद व्हाट इज द डेप्थ, सर डेप्थ वाज बेसिकली कितना सर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर के इसके सेंटर तक की मान लो, ठीक है। तो ये जो होगी ना सर, ये है अपने पास में 0.4 मीटर के बराबर, ठीक है। मतलब डेप्थ अपने पास मेरे ख्याल से 40 सेंटीमीटर ही गिवन था, ये सर 40 सेंटीमीटर था, ठीक है। मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया 0.4, तो एच की जगह पे 0.4 लिख देंगे। उसके बाद रो की जगह पे 1.2 10 टू द पावर 3 लिख देंगे। उसके बाद जी की जगह पे 9.8 लिख देंगे। और उसके बाद जो पी डैश था अपने पास में, उसको अपन सॉल्व करके कितना लिख देंगे सर 10 लिख देंगे, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया, यहाँ तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है, ठीक है। ये पूरा क्लियर है क्या, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, हमारा जो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए वो आना चाहिए 1.06 10 की पावर 5। मैं फिर से बोल दूं एक बार, आपको कैलकुलेशंस में नहीं उलझना है, आपको अपना दिमाग जो खर्च करना है ना, वो इसके पीछे खर्च करना है कि हाँ भाई, ये जब सिर्फ ऐसे रखा हुआ था, इट वॉज बेसिकली 4s/r, दिस वॉज द आंसर। जब ये एयर बबल यहाँ पे बन रहा है, इसमें डायग्राम कितना प्यारा बनाया गया है, ये पूरा समझाने के लिए करा गया आपको, ठीक है। अंदर एयर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो नाउ इसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, तो कितना होगा प्रेशर 2s/r। जब निकल चुका है 4s/r 20 के बराबर, तो 2s/r कितना होगा सर 10 के बराबर होगा। रिलेटिव डेंसिटी वाज 1.2 गिवन, ठीक है। अब आपको चाहिए कि भैया इस सोप सोल्यूशन की डेंसिटी क्या है, हमें रिलेटिव डेंसिटी पुट नहीं करना होता फॉर्मूले के अंदर, हमें पुट करना पड़ता है सोप सोल्यूशन की प्रॉपर डेंसिटी, ठीक है। उसके लिए समझो कि फॉर्मूला क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है 10 टू द पावर 3 होती है, और रिलेटिव और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा वो तो नहीं मालूम, रो के बराबर। रिलेटिव डेंसिटी 1.2 था, सॉल्व आउट करा तो डेंसिटी ऑफ द सोप सोल्यूशन आ चुका है 1.2 10 टू द पावर प्लस 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो वहां से अब यहां पे निकलता है अपना टोटल आंसर, कि जब टोटल प्रेशर निकालना है तो ये पीए लिखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर प्लस ये जो एक्सेसिव प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है इनसाइड दिस एयर बबल विच इज 2s/r, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे 1.06 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट आंसर। दिल में बसा के रखना, आ गया समझ, यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। निपटा दें इसको, यस सर, बिल्कुल निपटा दिया जाए। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो मैं फिर से हट जाता हूं, क्वेश्चन को नोट कर लो, हो गया, यस सर, स्क्रीनशॉट तो ले लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी के साथ खत्म होते हुए हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है ना, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं कि भाई क्या फीडबैक आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक्स पे काम करते हुए वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंच पाती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम
मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।